प्रस्ताव दिया है। अब इस प्रस्ताव का मकसद निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है। आज हम आपको बताएंगे इस प्रस्ताव से आपके फंड की कॉस्ट कितनी कम हो सकती है और क्या एक्सपेंस रेशो कम होने का असर रिटर्न पर भी पड़ेगा। साथ ही एएमसीज पर भी इसके असर की हम करेंगे समीक्षा। इसी पर बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल। समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। मृण, अगर थोड़ा समझाएं कि एक्सपेंस रेशो एक जो म्यूचुअल फंड का है वो किस तरीके से काम करता है और जो सेबी ने कहा है कि कम किया जाए म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो को, तो क्या इसके फायदे हो सकते हैं? नमस्ते स्वाति। तो सबसे पहले व्हाट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो? तो ये एक फीस है जो म्यूचुअल फंड्स चार्ज करते हैं फंड को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए, राइट। एंड इसमें आता है जैसे उनका मैनेजमेंट फीस रहता है, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट रहते हैं जैसे ब्रोकरेज, दूसरे ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस जैसे उनको भी कस्टोडियन को फीस देनी पड़ती है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल लीगल कॉस्ट, अकाउंटेंसी कॉस्ट, उनके खुद के एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। एंड देन you also have the distribution cost which is the fee that is paid to the agent, right? So ये सब मिलाकर एक एक्सपेंस रेशियो बनता है और ये जो एक्सपेंस रेशियो है इट्स डिक्लेयर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ये आप एएमसी के वेबसाइट वगैरह पर भी देख सकते हैं। और रेगुलेटर की तरफ से एयूएम के बेसिस पर टीआर उन्होंने बताया है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज 0 to 500 crore देन आपका टीआर होगा 2.25%। सो जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाता है जो एक्सपेंस रेशियो है वो घटता जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका फंड का एयूएम 5,000 से 10,000 करोड़ तक है तो उसका 1.5% आएगा, राइट। सो ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाता है। अब और ऐसे ही रेगुलेटर ने इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, इंडेक्स फंड, सारे फंड्स के लिए उन्होंने बताया है कि कैसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं, किस परसेंटेज तक चार्ज कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि नए जो प्रस्ताव आए हैं, काफी सारे प्रस्ताव आए हैं और उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी प्रपोजल्स आए हैं उसके हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें मेरे ख्याल से करीब 0.15 to 0.25 तक घटने की संभावना है। तो आई थिंक ये तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा एक्सपेंस रेशो घटेगा तो इन्वेस्टर्स के लिए ही कॉस्ट एफिशिएंट एक म्यूचुअल फंड बनेगा, क्योंकि आपके टोटल म्यूचुअल फंड की एक लागत घटती है तो आपके रिटर्न पर भी इसका असर पड़ेगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ शो में अब शामिल हो चुके हैं। विश्वजीत जी, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेंस रेशो नहीं, बाकी और भी कई बड़े बदलाव है जो कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस में सेबी ने दिए हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि आप सुझाव भेजें 17 नवंबर 2025 तक। थोड़ा समझे अगर टोटल एक्सपेंस रेशो को थोड़ा और डिटेल में, जैसा मृण ने बताया, उसको आगे बढ़ाते हुए क्या कहा है सेबी ने और एएमसीज के लिए खास तौर पर क्या वाकई ये एक फायदा का सौदा होगा अगर टोटल एक्सपेंस रेशो का जो बोझ है उन्हें वहन करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टर्स? जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारा रेगुलेटर है बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है। अगर हम देखें जितने भी ये सुझाव हैं ये बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी लाने वाला है सिस्टम में। तो जो टीईआर रेशियो, जैसा भी मैडम समझा भी रही थी, 2.25 तक है, 500 करोड़ तक, तो कई सारे निवेशकों को पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ जाता है। तो इसमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा कि जो स्टैट्यूटरी चार्जेस है जैसे जीएसटी है या जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो अलग से दिखाया जाएगा, वो टीआर रेशियो का पार्ट नहीं होगा। तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट है या ब्रोकरेज कॉस्ट है वही टीआर रेशियो का पार्ट होगा। और उसमें भी सेबी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बताया है कि जो 5 बेसिस पॉइंट्स जो पहले चलता आ रहा था एग्जिट लोड रेशियो में वो हटा दिया गया है, या जो ब्रोकरेज चार्जेस है जो पहले 12 बिप्स था अब वो 2 बेसिस पॉइंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कि ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिले और वो अपना ट्रांसपेरेंटली देख सके कि उसका जो फीस है वो कहाँ जा रहा है। और बहुत अच्छी स्वाति जो नई चेंजेस जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि आगे चल के हो सकता है परफॉर्मेंस लिंक्ड
TR रेशियो हो, जिसमें कि अगर AMC अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी वो ज्यादा चार्जेस ले सकता है, फीस ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम एक अकाउंटेबल AMC के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि जवाबदेही है निवेशक को, ट्रांसपेरेंसी है, और बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ताकि निवेशक को समझ में आए और वो उसको ज्यादा रिटर्न मिल सके। ऐसी कोशिश सेबी की रहती है हमेशा, और ये उस पे एक बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे ऐसा लगता है आगे चल के इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं इस सेबी के नए प्रस्ताव को लेकर। जब हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं मृन, तो यूजुअली एक डायरेक्ट जो प्लान है और जो रेगुलर प्लान है, उन दोनों के एक्सपेंस रेशो में फ़र्क होता है। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट प्लान लेना पसंद करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि डायरेक्ट प्लान का जो आपका इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आता है वो एक्सपेंस रेशो की वजह से थोड़ा सा हायर आता है एज कंपेयर टू उसी फंड के रेगुलर प्लान। तो यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं अब DIY इन्वेस्टमेंट या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई वुड से कि एक्सपेंस रेशियो एक मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट एक फंड को चूज करने के लिए बहुत सारी अलग चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। ये ही नहीं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। और जैसे कि आजकल मैं काफी देखती हूँ कि सबसे पहले लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, स्पेशली जैसे जब इंडेक्स और ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। बट आपने भी शो में पहले बोला है कि फॉर ETFs यू नीड टू लुक एट द ट्रैकिंग एरर, राइट? सो एक्सपेंस रेशियो अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू टू चूज द म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारी दूसरी चीजें जैसे वॉलेटिलिटी रेशियोज, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑल लिक्विडिटी फैक्टर, ये सब दूसरी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और एक फंड को चूज करने के लिए। और स्वाति, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली काफी बार मैंने देखा है कि लोग डायरेक्ट में चले तो जाते हैं, बट देखिए अगर आप फंड का सिलेक्शन नहीं ठीक से करेंगे तो एक्चुअली आपको ज्यादा लॉस होगा, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड एवरी ईयर इज अबाउट 6 to 8%। तो ये आप 1% बचाने के चक्कर में आप डायरेक्ट में चले तो गए, बट आपने अगर फंड का सिलेक्शन सही से नहीं किया है तो भी आपको मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। सो आई थिंक ठीक है, अगर आप DIY इन्वेस्टर हैं, आप सोच सकते हैं, बट ठीक से परख के सब देख कर ही आपको फंड लेना चाहिए। ओके, मैं विश्वजीत जी आपसे थोड़ा सा और डिटेल में ये समझना चाहती हूँ। अभी एज पर इंडस्ट्री नॉर्म कितना एक्सपेंस रेशो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लेते हैं, और अगर हम बात करें रिटर्न पर असर की, तो लगभग कितना एक असर एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर पड़ सकता है अगर थोड़ा भी एक्सपेंस रेशो कम होता है? देखिए स्वाति, अगर हम एवरेज देख के चले तो मेरे ख्याल में हम 1.75% लेके चल सकते हैं कि इतना टोटल एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली AMCs ऑन एवरेज चार्ज करती हैं। और इस सुझाव से जो अभी जो गाइडलाइंस हैं, जो कंसल्टेशन पेपर है, मेरे हिसाब से 15 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आना चाहिए इसमें। तो कहीं ना कहीं अभी तो शायद AMC को ये हिट लगेगा, और आज के स्टॉक्स के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है। बट आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिटर्न्स है, ये सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसा भी मिलिन ने बताया, बहुत अच्छे से बताया, कि परफॉर्मेंस फंड की भी डिपेंड करती है कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके के स्टॉक सिलेक्शन किए गए हैं। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के आप फंड को चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न्स में फायदा पड़ेगा बिल्कुल। जो 15 बेसिस पॉइंट करीब करीब कम होगा ऑन एवरेज, उसका कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स या परफॉर्मेंस में नजर आएगा। और ब्रॉडली अगर देखें तो ये सब चीजें कुछ टाइम के बाद जो निवेशक हैं नॉर्मली वो परफॉर्मेंस को चेज करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो देख के ज्यादातर चुनाव नहीं करते हैं। और जो डायरेक्ट इन्वेस्टर भी जो सोचते हैं कि भाई कई बार पैसा बच गया, और कुछ ज्यादातर गलत फंड ले लेते हैं या फिर SIP स्टॉप कर देते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, तभी आपको डायरेक्ट में जाना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी भी एक्टिव फंड मैनेजर्स और सलाहकार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 1% का जैसे मुनिन ने बताया, उसका लालच ना करें, कोशिश करें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेशित रहें। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि जो आधा % आपने उसमें बचाया या नहीं बचाया। तो ये हमने समझे
एक्सपेंस रेशो पर सेबी के नए प्रस्ताव 17 नवंबर 2025 तक सुझाव मांगे गए हैं। जैसे ही इस पर और कुछ क्लैरिटी आती है, जैसे ही कंसल्टेशन पेपर किस स्टेज से बाहर जाता है, जैसे सुझाव आते हैं, एक बार फिर से हम इस पर डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में वाकई एएमसीज ने किस तरीके से इस पर स्टेप लिया है और इन्वेस्टर्स को रियलिटी में ऑन पेपर इसका कितना फायदा होता है। क्योंकि अभी प्रस्ताव स्टेज पर ही है ये, तो बहुत सारी चीजें और भी क्लैरिटी में आना बाकी है। लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि सेबी की मंशा क्या है टोटल एक्सपेंस रेशो पर इस कटौती के प्रस्ताव को लेकर। आइए, पहला सवाल हमारे पास इस वक्त हमारे एक दर्शक का आ रहा है, संजीत कुमार। मृण, आप इनका पोर्टफोलियो प्लीज रीड कीजिएगा। हमारे इन दर्शक की उम्र 50 साल है, 3 फंड है इनके पास जिसमें अराउंड 21,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका। अभी इनकी जो मौजूदा पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 26 लाख की है। इनका जो लक्ष्य है आज से 10 साल में 2 करोड़ का है, मतलब 2035 तक, 2035 तक। इनके फंड्स में एक निपॉन मल्टी कैप फंड इन्होंने लिया है जिसमें 5,000 के एसआईपी करते हैं। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में अराउंड 10,000 की एसआईपी है। एसबीआई का स्मॉल कैप भी ले रखा है 6,000 की एसआईपी के लिए। अब हमें फिलहाल इनकी इन्फॉर्मेशन से ये तो नहीं मालूम चल रहा कि क्या और भी फंड्स हैं, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तक जैसे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। अब बाकी और कोई एक्सपोजर अभी नजर नहीं आ रहा है। मल्टी कैप से डेफिनेटली लार्ज, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर जरूर ले रहे हैं ये। अब बताइए मृण, कैसा लग रहा है और मौजूदा जो इनका पोर्टफोलियो है वो इनके टारगेट को पूरा करने के लिए काफी है? तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम 2 करोड़ का वैल्यू 10 साल के बाद देखते हैं, एक 6% इन्फ्लेशन लगाकर तो करीब 3.5 करोड़ हो जाता है। और इसके लिए इनको करीब 1 to 1.25 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने गोल को पाने के लिए। एंड इसमें हमने ये ले लिया है कि इनका भी 26 लाख ऑलरेडी इन्होंने जमा मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर हम फंड्स की ओर देखते हैं तो जो इनके 2 मेन फंड्स हैं जिनमें इनमें से वन इज निपॉन मल्टी कैप एंड दूसरा है कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप, ये इमर्जिंग एक्विटीज कहलाता था पहले। तो इसमें करीब देर इज 23% ओवरलैप इन बोथ द फंड्स, राइट? सो व्हाट आई विल से इज कि, एंड इसमें इनका सिप अमाउंट भी ज्यादा है, तो इसमें व्हाट आई फील इज कि ये कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज रख सकते हैं क्योंकि इसमें इनको लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। एंड थोड़ा बहुत एसआईपी ये स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक तो इनके पास 10 साल का टाइम फ्रेम है। यस, ये स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं या एक मिड कैप जैसे मेरे मिड कैप ऐड कर सकते हैं, बट वो तभी कर सकते हैं अगर इनको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। और एक और चीज इनको जाननी पड़ेगी कि काफी वॉलेटाइल रह सकता है बट इनको बने रहना है, राइट? सो अभी क्या है, क्योंकि इनका ओवरलैप इतना ज्यादा है स्कीम्स में, इनको रियली डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में बने रहें और जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप है उसमें से ये निकल कर रीएलोकेट कर सकते हैं, या तो सम अमाउंट इन एसबीआई स्मॉल कैप एंड ये एक मेरे मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ बदलाव संजीत जी आपको मृण दे रही हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा ओवरलैप है, मतलब एक जैसे फंड्स आपने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उनको थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट बस करनी है, बाकी आप अपने टारगेट को आसानी से फिर हासिल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मृण ने कही, इन्फ्लेशन की जो दर है उसको जरूर जोड़ के अपने टारगेट को सेट करें। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे शो में, बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आपका स्वागत है मनी गुरु में। आज हमारे साथ शो में शामिल है मृण अग्रवाल और विश्वजीत पराशर से हम कर रहे हैं बातचीत और ले रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब भी। रमेश शर्मा जी, इनका सवाल हमारे पास आया है। विश्वजीत जी, इनका पोर्टफोलियो देखिएगा। 43 इयर्स की इनकी एज है, टारगेट है 50 की उम्र में रिटायर होना। पोस्ट रिटायरमेंट लगभग इन्हें 90,000 पर मंथ के खर्चे पूरे करने के लिए फंड की जरूरत होगी। फिलहाल इनका जो पोर्टफोलियो है, हम सारे फंड तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि 30 से ज्यादा फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने अब तक अराउंड 1 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन हाल ही में इन्होंने अपने एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है उनको रोका है। अभी फिलहाल एट द मोमेंट ये लगभग 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टारगेट इनका है कि 7 साल में, जो इनका टारगेट है लगभग 50 साल की उम्र में रिटायर होने का, 2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस ये इकट्ठा करें। कुछ जो इनके एएमसीज के फंड्स हैं, जैसे एक्सिस का इक्विटी सेवर, कैनरा रोबेको इक्विटी फंड, डीएसपी का इक्विटी एंड बॉन्ड, एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रू का भी बैलेंस एडवांटेज फंड लिया, और ऐसे ही और भी कई 30+ फंड्स इनके पास है। आपने पूरा अच्छे से विश्वजीत जी इनका पोर्टफोलियो रीड किया है। आप बताइए क्या बदलाव की जरूरत है, और जो इतने सारे फंड्स हैं उनको समेटा कैसे जाए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। ये बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, सबसे अच्छी बात यह है कि रमेश जी ने एक गोल सेट किया हुआ है 2 करोड़ का रिटायरमेंट के आसपास, और उन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पस ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है जो कि 1.3 करोड़ का ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यूएशन है। तो अगर हम गणित देखें तो 1.3 करोड़ अगर 7 साल तक निवेशित रहता है और 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ 87 लाख रुपए यहाँ बन जाते हैं। तो गोल तो बहुत कंफर्टेबली अचीव हो रहा है। उसमें ऊपर 5 लाख रुपए ये हर वर्ष निवेश कर रहे हैं, तो 7 साल तक अगर निवेश करते रहेंगे, अगर हम वही 12% का सीएजीआर लेके चले तो ये भी करीब करीब 54 लाख रुपए बन जाता है। तो 3-3.5 करोड़ के करीब इनका कॉर्पस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो गोल तो बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। शर्मा जी, अब बात आती है पोर्टफोलियो की। जैसा स्वाति जी ने भी बोला कि 30 से ज्यादा फंड है। नॉर्मली हम सलाह देते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 7 से 8 फंड होने चाहिए, ताकि आप उसको आराम से मैनेज कर सकें, ट्रैक कर सकें कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इतने सारे फंड्स को शायद आप ये जान नहीं पाएंगे कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किससे निकलना है या क्या करना चाहिए। तो कोशिश करें पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें। अगर मैं देखूं तो आपके पास काफी सारे हाइब्रिड फंड्स हैं, तो मेरे ख्याल में तीन एक हाइब्रिड फंड्स बहुत है, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है, बहुत अच्छा फंड है, उसमें बने रह सकते हैं। एचडीएफसी का बैफ है, उसमें बने रह सकते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ये इन तीनों फंड्स में निवेशित रह सकते हैं। लार्ज कैप में देखें जहां पे काफी हद तक ओवरलैप है, और यहाँ पे भी 5 फंड्स हैं आपके पास, और 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा है, उसमें निवेशित रह सकते हैं। मिराई का लार्ज कैप फंड अच्छा है। तो ये 2 लार्ज कैप फंड काफी है, और अधिकतर बाकी फंड्स में देखें तो ओवरलैप नजर आ रहा है, तो उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े। और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, तो उसमें भी निवेशित रह सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड आजकल मार्केट के हिसाब से हम सजेस्ट भी करते हैं, तो कोटक का फ्लेक्सी कैप और एक एसबीआई का फोकस फंड जो आपके पास है, उसमें निवेशित रह सकते हैं। बाकी जो फंड्स हैं इस कैटेगरी के, कोशिश करें वो इन्हीं फंड्स में आप एड ऑन कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे फंड्स को ट्रैक करना मुश्किल है, और अगर 1 साल हो चुका है तो आपको एग्जिट लोड्स भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मिड कैप फंड भी आपके पास करीब करीब 7 मिड और स्मॉल कैप फंड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। जो अच्छे मिड कैप फंड्स हैं, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप और एक्सिस का मिड कैप फंड, ये 2-3 फंड्स आप निवेशित रख सकते हैं। बाकी फंड को भी कोशिश करें आप वहां से निकलकर इन्हीं फंड्स में वो पैसा एड ऑन कर दें। और इसके अलावा आपके पास एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। डेट एलोकेशन वैसे आपके पास हाइब्रिड में भी काफी हो जाएगा, बट आप चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। और एक कंजम्पशन फंड है आपके पास, कंजम्पशन स्टोरी आजकल चल रही है, तो उसको निवेशित रह सकते हैं, बट नजर रखनी होगी, पैनी नजर, की कब उससे निकलना है, क्योंकि टाइमिंग जो होता है सेक्टोरल फंड्स का वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, एक माइंडसेट बनाएं कि ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है, सेम वही रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसा ज्यादा फंड्स लेने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, और आपका जो गणित है वो बहुत अच्छा है, निवेशित रहें। मेरे ख्याल में एक चीज लास्ट जो आपको ध्यान रखनी है, जिस साल आप रिटायर होने वाले हैं उससे 1 साल पहले आप कोशिश करें ज्यादातर पोर्टफोलियो डेट की तरफ स्विच कर दें, ताकि आपको लास्ट मिनट कोई सरप्राइज ना हो। मान लीजिए उस साल मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो आपका पूरा
रिटायरमेंट प्लान हिल ना जाए। तो कोशिश करें 1 साल पहले जितना डेट में शिफ्ट कर सकते हैं करें, और निवेशित रहें। अगले 1-2 साल का खर्चा रिटायरमेंट के बाद डेट में रखें, बाकी पोर्टफोलियो को आप इक्विटी में रख सकते हैं, ताकि आपको वहां पे कंपाउंडिंग भी मिल सके और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो ये रही आपके सवाल पर सलाह विश्वजीत पराशर की। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है सुधीर शर्मा जी का। सुधीर जी की उम्र 45 इयर्स है और अराउंड 6 फंड में इनके 20,000 का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। कह रहे हैं कि 10 साल तक इन्हें ये पोर्टफोलियो रन करना है, तो कैसा लग रहा है? 5 साल तक ये भी कह रहे हैं प्लान जो इनका है वो है 3,000 पर ईयर ये SIP बढ़ाएंगे। कुछ फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 7500, हाली का जियो ब्लैक फ्लेक्सी कैप में 1500 इन्होंने डाल रखे हैं। ICICI प्रू इंफ्रा भी ले रखा है, एक सेक्टोरल फंड भी है उसमें 2000 का इन्वेस्टमेंट, एक मल्टी कैप है निपॉन का 6000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले रखा है 1000 का, और गोल्ड और सिल्वर का जो एक एक्सपोजर है थ्रू मोतीलाल ओसवाल फंड लिया है 2000 का SIP करके। कैसा लग रहा है आपको इनका ये पोर्टफोलियो मृन, और जो अराउंड 10 साल तक इन्हें अपना ये इन्वेस्टमेंट होराइजन आगे बढ़ा के रखना है, फंड उसके हिसाब से कैसे लग रहे हैं? तो सबसे पहले ना एक्चुअली स्वाति, मैं बिल्कुल ही दो चीजों के हित में नहीं हूँ। एक तो NFOs और दूसरा सेक्टर फंड्स। सो सबसे पहले तो उनके पास जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी है। इट मेरे को फंड हाउस से कोई आपत्ति नहीं है, बट जनरली अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप देखिए 25 साल पुराने भी फंड्स अवेलेबल हैं। इतने इतने सारे फंड्स हैं इस कैटेगरी में विच वेयर वी हैव ऑल द परफॉर्मेंस डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम कोई NFO ले रहे हैं तो ऐसे NFO लेना चाहिए जिसमें हमें कुछ अलग मिल रहा है जो हमारे पास नहीं है ऑलरेडी। दूसरी और ज्यादातर NFOs में यही देखने को मिलता है कि कुछ ज्यादा नया नहीं है। अच्छा, अभी सेक्टर की ओर अगर देखेंगे तो आप सेक्टर फंड्स जब लोग खरीदते हैं तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाता है। एंड जनरली स्वाति, एक और चीज जो देखी गई है वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर एक सेक्टर फंड में तब घुसेंगे जिसमें जब इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न हम देखने को मिल जाएगा, राइट? सो काफी अच्छा रिटर्न के बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगेन जो इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स होंगे वो तो वैसे भी ब्रॉड बेस्ड फंड्स में रहते हैं, तो आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जियो ब्लैक रॉक में आप बने रहिए। अब आपने शुरू कर दिया, इट्स ओके, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो फंड है उसमें से सर्टेनली आपको एग्जिट करना है। एंड कहाँ आप ये अमाउंट री एलोकेट करेंगे, और जो एडिशनल अमाउंट भी है जो आपके स्कीम्स हैं उसी में ही बने रहिए, और नए स्कीम्स मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 5-6 स्कीम्स हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो आप अमाउंट री एलोकेट कर रहे हैं और जो आप फ्रेशली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो मोतीलाल मिड कैप इज देयर, एंड इफ यू वांट, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एडलवाइस का स्मॉल कैप भी देख सकते हैं। लास्ट मेरा पॉइंट रहेगा सिल्वर एंड गोल्ड फंड को लेकर। अगेन मेरा जनरली हम यही बोलते हैं कि गोल्ड का जो एलोकेशन होता है वो पोर्टफोलियो में 15% तक लिमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली आपके रिटर्न्स इंक्रीज नहीं होते हैं ज्यादा। तो अगर ऑलरेडी आपके पास, आपको देखना है, अगर आपके पास ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड है, गोल्ड कॉइन्स वगैरह हैं, और अगर ये 15% से ज्यादा है तो आप वो एक चीज जरूर चेक कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स पिछले एक हफ्ते में हमने करेक्शन भी देखा है गोल्ड और सिल्वर में। तो अगेन, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपको ये भी देखना है कि आपने टैक्टिकल हिसाब से इन्वेस्ट किया है या आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, ये आपको ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा। जी जी, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ बदलाव आपको करने की जरूरत है सुधीर जी अपने पोर्टफोलियो में। होपफुली आप हमें सुन रहे होंगे और अपने कुछ बदलावों पर जरूर गौर करेंगे। समय इतना ही है। धन्यवाद करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। आपको बताएं कि हर बुधवार को हम अपने दर्शकों के सवाल अपने शो में शामिल करते हैं। आप जब भी अपने सवाल हमें मेल करें, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए, पूरी डिटेल्स दीजिए कि आप जानना क्या चाहेंगे अपने सवाल के बारे में हमारे एक्सपर्ट से, और कोशिश कीजिए कि आप हमें फ़ोन करके
अपने एक्सपर्ट से जवाब जानिए, तो बेटर आपके लिए एक सलाह मिलेगी। बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी और मृण, आपका भी करेंगे शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।